नमस्कार साथियों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात एकदम सिंपल है। मैं बस बहुत छोटी-छोटी डिमांड्स है मेरी, और वो कोई डिमांड्स नहीं है। वो सब जो है ना वो होना ही चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, और हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए था। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो रिजल्ट्स आया है बीपीएससी का, बीपीएससी 64 का हो और अभी असिस्टेंट इंजीनियर का हो, जो सिविल वाले लोगों का जो रिजल्ट आया है, मैं दोनों की बात करूँगा। सबसे मैं बात करता हूँ इन दोनों रिजल्ट्स की। ये दोनों रिजल्ट्स जो है ना वो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आए हैं। 3 साल प्लस के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, और इतने लंबे अंतराल के बाद बहुत सारे लोग अलग-अलग सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, और अलग-अलग सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद क्या है, सीटें खाली रह जाती है। जो सीटें खाली रह जाती है ना, वो लंबे समय तक जैसे खाली रहेंगी तो उससे आम जनता को ही परेशानी है, और सरकार को भी अपनी नीति को कार्यान्वित करने में काफ़ी परेशानी आएगी। दोनों ही तरह की बातें हैं, और वो सीटें लंबे समय तक खाली रहना जो है ना वो जनता के लिए भी ठीक नहीं है, सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, ये चीज़ तो है ही। दूसरी मैं बात करता हूँ कि मैंने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँगा रिज़र्व कैटेगरी की। कई सारे मेरे दोस्त हैं, शायद उनको उतना अच्छा न लगे, लेकिन मेरी सबसे निवेदन है कि इस मामले में भी आप सब लोग सॉलिडिटी दिखाइए, एकजुटता दिखाइए, सब लोग है ना, एक साथ आ जाइए। देखिए, जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी या फिर जो 35% महिलाओं का जो रिजर्वेशन का मामला है, वो सीटें जो है लंबे समय तक जब सीटें खाली रहेंगी, 2 साल से ज़्यादा के बाद, वो सब सीटें सामान्य सीट में कन्वर्ट करके अगली वैकेंसी में आ जाती है वो। तो उससे रिजर्व कैटेगरी का जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी तरह से मारा जाता है। मैंने पता किया है, जो रिप्रेजेंटेशन खास करके एक व्यक्ति मुझे मिले, सीनियर पर्सन्स, उन्होंने मुझे बोला कि शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जो उनके ऑफिस में है वो बहुत कम है। जो 100 लोग हैं ना, 100 लोग में से 10-12 यही है, 16% भी नहीं है। तो यहाँ देखिए कि एक तरह का उनका रिप्रेजेंटेशन का कितना लॉस हो गया। उसी तरह अदर जो भी क्लास है, रिजर्व क्लास है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर सही समय पे, मुझे याद नहीं कि 2020 के बाद कोई बैकलॉग सीट जो है ना वो गवर्नमेंट ने निकाली हो, यानी कि उनकी सीटें लगातार जो है वो सामान्य सीटों में कन्वर्ट होकर अगली वैकेंसी में डाल दी जाती है। तो इससे तो उनका बहुत नुकसान है ना। जो एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा दिया गया था कि इसमें इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और यहाँ से ये इन लोगों का ग्रोथ होगा, उत्थान होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनमें अधिकांश लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, और ऐसे भी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, मैं उसकी बात करता हूँ कि उन सब के साथ समस्याएं तो होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देखिए स्केलिंग नहीं हुई थी। स्केलिंग नहीं होने के कारण भी 100-150 लोगों को सीधा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बीपीएससी में। स्केलिंग की डिमांड तो मैं करता ही करता हूँ, स्केलिंग तो होनी ही चाहिए, हमेशा हर हाल में स्केलिंग होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं इतनी गंभीर बात को जो है अपर अधिकारी कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, और शायद उनके पास समय का अभाव होगा। लेकिन उस समय के अभाव के कारण तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो जा रहा है। उसी तरह देखिए वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट भी हर हाल में होना ही चाहिए। और तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो बात है जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचे उनके नियोजन की बातें सरकार ने की है, कई बार की है। तो देखिए उसमें भी मैंने गौर किया था कि बीपीएससी पहले जिनका लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव वगैरह में जिनका नियोजन हुआ, ब्रांच मैनेजर और साथ में और चीज़ों पर, वो लोग काफ़ी रसूख वाले लोग थे। जो रसूख वाले लोग थे उनका नियोजन हो गया, और शायद एकाध दिखावे के लिए तो बहुत कुछ होता है, शायद दिखावे के लिए एकाध लोग और भी होंगे जो कि और तबके से भी होंगे, लेकिन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि जो रसूख में थे उन्हीं लोगों का नियोजन हो गया और आम लोगों का नियोजन नहीं हुआ। तो जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं उन लोगों को सरकार एडहॉक बेसिस पर भी कुछ समय के लिए भी कहीं पे नियोजन कर दे, 4 साल 5 साल के लिए भी, तो उनका भी एक मेहनत जो है ना एक तरीके से सफल मालूम होगा, और सरकार को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। सरकार को ये बेनिफिट है कि बहुत अच्छे चुने हुए लोग जो काम को जानते हैं, काम को कर सकते हैं, वो उनको मिल जाएंगे। यानी आपने अपने सिस्टम से उसको प्री मेंस में अच्छे से परख लिया है। और इंटरव्यू तो जानते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारा फैक्टर काम करता है, जैसे कि आप देख लीजिए इंटरव्यू में पैसा, पैरवी वगैरह की भी बहुत सारी बातें होती है। मैं तो
ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मामले में, और बोलना भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन हम जो पेपर में, न्यूज़पेपर में या टीवी वगैरह में देखते हैं, उससे हमारा मोरल काफ़ी डाउन होता है। हमें देख के काफ़ी बुरा लगता है कि विजिलेंस ने जिन लोगों को पकड़ा उनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। मतलब कुछ नहीं, आराम से घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं हम वो है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे भी हमारा मोरल काफ़ी डाउन नीचे चला जाता है बाद में जब देखते हैं तो। उसी तरह जैसे पर्सनली मैंने देखा भी था कि जिस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली वाला जो फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्टेड थे या जिन लोगों के रोल नंबर्स नहीं थे, बाद में सिलेक्शन लिस्ट में वही आ गए, और हम और हमारे साथी जो लोग का वैलिड लोग थे, हम लोग वहाँ पे दिखे नहीं। ये भी बीपीएससी में ही हुआ था। लेकिन मैं इसके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा एक ही फोकस है बीपीएस 64 और जो अभी हाल फिलहाल जो इंजीनियर्स लोग का रिजल्ट आया है, उसमें गवर्नमेंट को वेटिंग लिस्ट दे देना चाहिए और एक नियोजन डिपार्टमेंट में एक अधिकारी दे देना चाहिए जो इन लोगों को कहाँ कैसे नियोजन कर सके, इस मामले में पूरा अपना सहयोग करे। और हम लोग हैं ना, सहयोग करने के लिए रेडी हैं, खाली बैठे हैं। जो भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हेल्प देने के लिए तैयार ही हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं, जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने 90% आरक्षण की मांग की थी और काफ़ी ज़ोर शोर से की थी, और उस समय मुझे काफ़ी अजीब भी लगा था। मैं फिर बोलूँगा, उनको उनका वाजिब हक दिलाने में जो ऐसे लीडर्स हैं जो कि 90% आरक्षण की या दुनिया भर की बातें करते हैं, वो इनमें ज़रूर साथ दें। सामान्य वर्ग के भी सारे स्टूडेंट्स हैं, इस मामले में ज़रूर साथ देंगे, मुझे मालूम है सब लोग साथ दें। क्यों? क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो सबसे ज़्यादा गाज इन्हीं वर्गों के ऊपर में पड़ती है। 8-8, 7, 6-6, 8x8, 6x6 के कमरे में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है और काफ़ी लंबा समय गुजार देते हैं, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। और देखिए, अभी हाल फिलहाल एक और मुद्दा है, यूपीएससी में एक वेटिंग लिस्ट आई थी और जिसके ज़रिए ओम बिरला जी की बेटी को आईएएस रैंक मिल गई, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। ये अपने आप में बहुत अजीब है, क्योंकि मैंने जब ध्यान दिया है कई बार कि जिनका 1 नंबर से भी यूपीएससी छूटा ना, उनके लिए भी वेटिंग लिस्ट में उनको भी शायद जगह नहीं मिली थी इससे पहले, या मिली भी होगी तो मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ओम बिरला जी की बेटी है, रसूखदार परिवार की है, तो उसको मिल गया। हम जैसे लोग, जो लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे शहरों से, बहुत छोटे गाँव से और बहुत ही ज़्यादा सामान्य जगह से बिलोंग करते हैं। और हमारे घर, जब नॉर्थ बिहार, जहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे घर के आसपास पूरा पानी लगा हुआ है, रहने लायक जगह नहीं है। और मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन के लाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम लोग बहुत कम मार्क्स मार्जिन से रहे हुए हैं। कई लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट था, तो जिन लोगों का लास्ट अटैम्प्ट था या जिन लोग बहुत कम मार्जिन से रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट में भी ख्याल रखा जाना चाहिए, प्रॉपर कैटेगरी वाइज आप वेटिंग लिस्ट दे दीजिए 300-400 लोगों की, ताकि इससे पहले बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय हो चुका है या किया गया है, उसकी भरपाई हो सके। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जहाँ तक हो सके इसको, डिमांड को बढ़ाइए और सब लोगों को फैला दीजिए इस वीडियो को। ये नॉन प्रॉफिट के लिए ये चैनल है। इस चैनल से किसी किस्म का किसी को कोई प्रॉफिट नहीं है। कुछ और लोग हैं जिनके पास इनके आईडीज़, पासवर्ड हैं, और जो भी इसमें अच्छे लोग मिलेंगे उनके साथ उनको ज़रूर शेयर किया जाएगा इसको। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।